ये समस्या तब है जब 5 साल से बड़े बच्चे अगर बिस्तर में पेशाब करते हैं और हफ्ते में 2 बार कम से कम करें और ये लगातार 3 महीने तक करें और इसके साथ वो प्रभावित हों, साइकोलॉजिकली, सोशली स्टिग्मेटाइज हों और अंदर एक हीन भावना है, तब ये बेड वेटिंग एक बीमारी का नाम ले लेती है। बेड वेटिंग एक प्रॉब्लम है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करें, डिटेक्ट करके अपने डॉक्टर से बात करें। नमस्कार, हेल्थ टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चिकित्सीय चर्चा की एक विशेष श्रृंखला में जयपुर शहर के चर्चित चिकित्सीय चेहरे डॉक्टर राजीव जैन सर के साथ में हैं। स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार राजेंद्र जी, आप सबको भी नमस्कार मेरा। डॉक्टर साहब का जो करियर है वो जयपुर शहर से शुरू हुआ। जयपुर शहर में एसएमएस हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब ने अपना MBBS और MD 1997 में किया और कुल 25 वर्षों का गहन चिकित्सीय अनुभव के साथ में डॉक्टर साहब अपने 2 सेंटर्स, एक सेंटर जय जवान कॉलोनी में और एक रामगंज में अपना सेंटर चला रहे हैं। और डॉक्टर साहब केवल जनरल प्रैक्टिस नहीं करके इनका जो विशेष अट्रैक्शंस है और विशेष इंक्लिनेशंस है वो वैक्सीनेशन, एलर्जी, अस्थमा, न्यूट्रिशंस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसके अलावा एक विशेष इंटरेस्ट जो डॉक्टर साहब का है जो कि बहुत कम हमको देखने में मिलता है, जो बेड वेटिंग, जो रात में बिस्तर में बच्चे पेशाब कर देते हैं, उस सब्जेक्ट पे डॉक्टर साहब का स्पेशल क्लिनिक यहाँ जय जवान कॉलोनी में और रामगंज एरिया में जयपुर शहर में संचालित हो रहा है। इसके अलावा डॉक्टर साहब IMA के परमानेंट मेंबर हैं, इंडियन नियोनेटोलॉजी फोरम और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के परमानेंट मेंबर हैं। तो डॉक्टर साहब हम चर्चा शुरू करते हैं। एक विशेष टॉपिक जो आज हमने चयन किया है बेड वेटिंग का। डॉक्टर साहब, बड़े बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, रात में पेशाब कर देते हैं, बेड वेटिंग जिसको कहते हैं, ये क्या समस्या है और कैसे कितनी प्रभावित करती है? तब है जब 5 साल से बड़े बच्चे अगर बिस्तर में पेशाब करते हैं और हफ्ते में 2 बार कम से कम करें और ये लगातार 3 महीने तक करें और इसके साथ वो प्रभावित हों, साइकोलॉजिकली, सोशली स्टिग्मेटाइज हों और अंदर एक हीन भावना है, तब ये बेड वेटिंग एक बीमारी का नाम ले लेती है। इसको हम एन्यूरिसिस भी कहते हैं और ये काफ़ी कॉमन समस्या है। 5 साल से बड़े बच्चे लगभग 100 में से 15 बच्चे बेड वेट करते हैं रात को, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कंट्रोल ठीक होने लगता है, तो 10 साल तक आते आते इन बच्चों का अनुपात 5% रह जाता है और 15 साल के बाद लगभग 1% रह जाता है। ये बेड वेटिंग है। तो क्या डॉक्टर साहब ये पारिवारिक समस्या है ये? वैसे इन सोसाइटी तो 5 साल से बड़े बच्चे 15% करते हैं, पर अगर माँ बाप में से किसी एक ने करा है तो इसका इंसिडेंस 15% से 45% हो जाता है, और अगर दोनों पेरेंट्स ने करा तो इसकी से इंसिडेंस 77% हो जाता है। बॉयज़ में ये समस्या ज़्यादा है, 1.5 से 2 गुना गर्ल्स के मुकाबले, पर गर्ल्स दिन में बेड वेट करते हैं। अगर दिन में सो जाए तो बेड वेटिंग गर्ल्स के अंदर ज़्यादा होती है। तो ये समस्या होती क्यों है, मतलब इसका क्या कारण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, होती क्यों है। देखिए, कुछ तो नेचुरल फैक्टर्स हैं और कुछ पैथोलॉजिकल हैं। ज़्यादातर ये प्राइमरी होती है जिसमें कि बच्चों को रात में पेशाब ज़्यादा बनता है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया बोलते हैं। वो आप लोगों के लिए एक नया टर्म होगा। पर ऐसे बच्चे रात में पेशाब ज़्यादा बनाते हैं। इसमें एक हार्मोन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसकी कमी हो जाती है रात में और वो किडनी में पानी कंजर्व नहीं कर पाता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे दिन में सुबह स्कूल जाते हैं तो पानी पीते नहीं है, खाना खाते नहीं है बराबर, वापस दोपहर में आते हैं घर पे, तब वो पानी भी खूब पीते हैं, खाना भी खाते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है लेट इवनिंग तक। तो फिर यूरिन प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और रात में फिर क्योंकि ADH हार्मोन की कमी हो जाती है तो यूरिन बेड वेट हो जाता है। कई बार कुछ बच्चे रात में गहन निद्रा में होते हैं, उनका अराउजल थ्रेशोल्ड बहुत ऊंचा होता है तो उठ नहीं पाते, सिग्नल मिल गया है पर नींद से उठ नहीं पा रहे तो बेड वेट हो जाता है। और कभी कभी बच्चों में उनके ब्लैडर की कैपेसिटी कम होती है, उस कैपेसिटी की कमी से बच्चे बेड वेट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी और कुछ कारण होते हैं या जो कुछ और तरह की बीमारियों की तरफ इशारा करते हैं? देखिए, वैसे तो ज़्यादातर 75 to 90% यही कारण होते हैं, पर कुछ कंडीशंस हमको कुछ बीमारियों की तरफ कर सकती है। जैसे कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज़ की वजह से जो रेक्टम है हमारा, जो लेट्रिन की जो बैग है वो ब्लैडर को प्रेस करता है, पेशाब की थैली को, जिससे वो इरिटेट होता है और यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाता है।
कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन का हमको ध्यान रखना है। कई बार डायबिटीज़, जो कि एक मेलाइटिस भी होता है, इंसिपिटस, दो तरह की बीमारी हो, तो उसमें यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। कुछ बच्चे रात में खर्राटे लेते हैं, कुछ बच्चे मानसिक रोग तरीके से गड़बड़ होते हैं, जैसे कि एक ADHD बीमारी है, अत्यंत चंचलता है, कई बार ऑटिज़म, इन बीमारियों में भी बच्चे बैड वेट करते हैं। तो जब हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कई बार स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती है, जो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर है, उस मूत्राशय के जो एनाटमी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी वजह से भी रात में पेशाब ज़्यादा हो सकता है, तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इस तरह के बच्चे आपके पास में आते हैं तो आप उनको क्या निर्देश देते हैं? देखिए, इसमें काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेड वेटिंग बच्चे की गलती से नहीं है, ये उसकी एक नेचुरल प्रॉब्लम है जिससे वो आउटग्रो कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली आउटग्रो कर जाएगा। तो हम उनको कहते हैं, एक तो पूरी डिटेल हिस्ट्री रहती है, सारी जो बीमारी उनको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में हम उनको बोलते हैं कि आप एक ब्लैडर डायरी बनाओ। इस तरीके एक ब्लैडर डायरी होती है जिसमें 3 दिन का लेखा जोखा होता है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे। इसमें एक तरफ तो उसने कितना पानी पिया दिन भर में, कितने अमाउंट में पिया, कितनी कितनी बजे पिया, वो आ जाता है, चाहे पानी हो, जूस हो, दाल हो, दूध हो, कुछ भी हो। और दूसरी तरफ यूरिन आउटपुट आ जाता है कि बच्चे ने कितना सुसु किया है। तो सुसु के लिए उसको एक बीकर दिया जाता है, एक टब में लेके फिर बाद में उसको बीकर में डाल ले, जिससे कि उससे मेजरमेंट आ जाए 100 ml 200 ml कितना है, और पूरे 24 घंटे का लेखा जोखा हम देते हैं। और साथ में उसको एक स्टूल चार्ट भी देते हैं, जिससे पता पड़ जाता है कि बॉडी हार्ड है या नहीं है। तो इस तरह से हमको ब्लैडर डायरी का पता पड़ जाता है। फिर जैसे मैंने आपको 3 कारण बताए कि रात में प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्या ब्लैडर कैपेसिटी छोटी है, या बच्चा शाम को ज़्यादा पानी पी रहा है, इन सब के बारे में पता पड़ जाता है। तो हम उनको ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं और ये 3 दिन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। इसके बाद पेशेंट हमारे पास में आता है, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं कि किस तरह से उनको मैनेज करना है। जब आप डायग्नोसिस करते हैं, जब फर्स्ट टाइम कोई बच्चा आपके पास में आता है, तो उसमें कुछ टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट रहती है? देखिए, वैसे तो प्रैक्टिकली ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पर कुछ मोटी चीज़ें आपको रूल आउट करने, जैसे यूरिन इन्फेक्शन है, कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है तो यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो रूटीन यूरिन टेस्ट कर लेते हैं। कई बार स्पाइना बाइफिडा, कई बार क्या होता है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्सपोज होता है, दिखता नहीं है, पर अगर पीछे जैसे आपके शरीर पे, पीठ पे कोई बाल है या कोई गांठ सी है, कई बार वो भी नहीं दिखती, तो हम एक्सरे करा के देखते हैं। तो यूजुअली ये एक्सरे करा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई बार ये इसके साथ एसोसिएटेड होता है, और कई बार ये ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे जाके गलती हो सकती है। और कभी सस्पेक्ट करें तो एक सोनोग्राफी भी करा सकते हैं, पर मोटे तौर पर एक यूरिन रूटीन और कल्चर से हमारा काम हो जाता है। और जैसे आपने बताया बेड वेटिंग एक समस्या है, तो क्या इसका इलाज ज़रूरी है? और मतलब इसका इलाज है तो फिर मतलब क्यों कराना चाहिए? देखिए, इलाज, मैं मैसेज क्लियर देना चाहता हूँ, इलाज बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चे का इलाज नहीं करेंगे तो उस बच्चे में हीन भावना आने लग जाएगी, गिल्ट की एक प्रॉब्लम उसके अंदर हो जाएगी, वो सोशलाइज नहीं करेगा, कहीं बाहर जाएगा नहीं, और उसका जो मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट है वो हिंडर हो जाएगा। तो इसका इलाज बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये पाया गया कि अगर बेड वेटिंग सीवियर है, जैसे मोर देन 7 नाइट्स अ वीक बच्चा बेड वेट करता है, तो ऐसे बच्चे अपने आप ठीक नहीं होते हैं। अक्सर माँ बाप कहते हैं साहब इसके पापा ने किया था, मम्मी ने किया था और ठीक हो जाएगा। उस टाइम पे इस बीमारी को इतना गंभीर नहीं माना जाता था, पर अब क्योंकि इसका इलाज संभव है कई तरीके से, इसलिए इलाज करना चाहिए और अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, स्पेशली अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है तो। और इसका इलाज बिना दवाइयों के भी संभव है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, क्यों नहीं। इसका इलाज बिना दवाइयों से कारगर है, दवाइयों के मुकाबले ज़्यादा कारगर है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है। 2 तरीके से हम बिना दवाइयों के काम कर सकते हैं। एक तो होती है बिहेवियर थेरेपी और दूसरा होता है कंडीशनिंग थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में हम क्या करते हैं, बच्चे को बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा स्कूल से आता है तो भूखा प्यासा रहता है, घर आके ही खाना पीना करता है, तो उसका जैसे अगर वाटर इनटेक, जैसे एक बच्चे को दिन भर में 1.5 लीटर पानी पीना है, तो 40% पानी उसको सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक में पीना है, यानी 600 ml, और दोपहर 12 से 5 बजे के बीच में भी 40% पानी पीना है, यानी कि 600 ml, और बचा हुआ 300 ml जो केवल 20% वो शाम को 5 बजे पीना है, 5 से रात को सोने तक के बीच में पीना है। सोने से 1 घंटे पहले कुछ तरल पदार्थ उसको नहीं लेना। यूजुअली माँ बाप सोचते बच्चा दूध पी लेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा, एक ट्रेडिशन है, पर वो दूध क्योंकि पानी होता है 90%, तो उससे यूरिन ज़्यादा बनता है। फिर उसको हमको ये बोलना होता है कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, बेवरेजेस हैं, शुगरी सिरप्स हैं, इन चीज़ों से दूर रहे, चाय कॉफ़ी से दूर रहे, तो उसका यूरिन प्रोडक्शन कम होगा। इसका ध्यान रखना है, डांटना नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने भी तो कराओ अपने बचपन में,
तो क्योंकि पारिवारिक के मैंने बताया था 44%, 77%, बच्चे के हाथ में ही नहीं है इसको ठीक करना, डांटना नहीं, बल्कि उसको रिवॉर्ड देना है। जिस दिन उसने नहीं किया, एक कैलेंडर बना लिया आपने 1 to 30 तक में, उसमें एक स्टार दे दिया, सेकंड डे भी एक स्टार दे दिया, फोर्थ डे दे दिया। जब उसने 7 कंसेक्यूटिव स्टार्स ले लिए तो आपने कहा चल भाई तेरे को जो अच्छी चीज़ लगती है एक गुड रिवॉर्ड दे दिया। तो इस तरह से आपने उसको रिवॉर्ड दिया, आपने हौसला अफजाई करी। पर नेगेटिव कमेंट नहीं करना, लोगों के सामने डांटना मारना या इंसल्ट बिल्कुल नहीं करनी है। दिन में एनकरेज करना है उसको, और उसके रूम में एक छोटा सा नाइट लैंप लगा लें जिससे उसे डरे, रात को यूरिन आए अर्ज हो भी तो वो फटाफट, और बाथरूम भी वॉशरूम भी पास में होना चाहिए, जल्दी से जाके यूरिन कर लिया उसने, इस तरह से उसको करें। और अगर वो बेड वेट करता भी है तो उसको डांटना नहीं है, सुबह उसके साथ मिलके कपड़े उसको साथ धोएं, जो बेडशीट है वो साथ में धोए, ये करना है। तो इनसे लगभग 70% केसेस में ये प्रॉब्लम सही हो जाती है। पर इसके अंदर डिटर्मिनेशन चाहिए, माँ बाप का भी चाहिए, माँ बाप का ज़्यादा चाहिए। 3 से 6 महीने लग जाते हैं। पर इसमें अच्छी ये बात है कि इसमें रिलैप्स नहीं होता। जैसे ही हम ये प्रॉब्लम इसे बंद करते तो बीमारी वापस प्रकट नहीं होती। दवाई में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीमारी वापस प्रकट हो जाती है। तो एक तो मैंने आपको ये बताया बिहेवियर थेरेपी, दूसरी मैंने आपको बोला था कंडीशनिंग थेरेपी। कंडीशनिंग थेरेपी में हम ब्रेन को कंडीशन करते हैं कि ब्लैडर को कंट्रोल करे। वो कैसे करते हैं? आजकल मार्केट में डिवाइसेस आ गई हैं, अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है, जिसमें एक सेंसर लग जाता है बच्चे के अंडरगारमेंट्स में, और वो एक अलार्म से फिटेड होता है। जैसे ही बच्चा बेड वेट करता है, गीला करते ही सेंसर चालू हो जाता है और एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो ब्रेन ब्लैडर को कंट्रोल निर्देश देता है कि चलो उठ जाओ भाई और यूरिन कर लो। तो जब ये जैसे जैसे कंडीशनिंग बढ़ती जाती है तो ब्रेन थोड़ा मजबूत हो जाता है और बच्चा यूरिन के लिए उठने लग जाता है। तो ये अलार्म थेरेपी है, इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसमें करीब 8 से 12 हफ्ते लग जाते हैं, और हमको इसको अगर 1.5 महीने में असर नहीं आता है तो हमको फिर इससे असर नहीं होगा, ये मेरा मानना है। और इसमें भी रिलैप्स रेट बहुत कम होती है। तो ये 2 तरीके मैंने बताए जिससे कि बिना दवाइयों के हम बच्चे का यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं, बेड वेटिंग की समस्या। और आखिर के अंदर इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम डॉक्टर साहब से पब्लिक के लिए वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये उनके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, हम सब बच्चे से ही बड़े हुए हैं। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण, उसकी नींव बच्चे ही हैं। तो अगर बच्चे में आत्मविश्वास रहेगा, अगर उसकी बीमारी को हम एक समस्या के रूप में पहचानेंगे और ये मान लेंगे कि ये उसका दोष नहीं है और उसका इलाज करवाएंगे, तो उसका बचपन बहुत ही एक तरह से नैसर्गिक तरीके से रहेगा और उसको पूरा ब्लूम होने का मौका मिलेगा। अच्छा पढ़ेगा, अच्छा इंटरेक्ट करेगा, समाज में रहेगा और अच्छे विचार उसमें उत्पन्न होंगे। माँ बाप के आपस में रिलेशंस भी बहुत अच्छे होंगे और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए बेड वेटिंग समस्या जो मैंने आपको 15%, 100 में से 15 याद करिए, हो सकता है उस बच्चे के माँ बाप आप लोग ने भी कभी करा होगा, और हो सकता है आपको भी किसी ने डांटा होगा या मारा होगा आपके पेरेंट्स ने। वो चीज़ हम ट्रांसमिट आगे नहीं करें और इस प्रॉब्लम को पकड़ के इसका सही निदान कराएं। इसके लिए बेड वेटिंग क्लिनिक्स आजकल हो गई हैं, और यहाँ ये भी एक बेड वेटिंग क्लिनिक है जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम पेरेंट्स को काउंसल करते हैं कि बच्चे से हम किस तरह से उससे पेश आए, और बच्चों को भी हम हौसला अफजाई करते हैं, उसको रिवॉर्ड्स बताते हैं, उसको अंदर आत्मविश्वास जगाते हैं कि इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। और ऐसे नहीं आए तो फिर दवाइयाँ हैं, दवाइयों से भी कर सकते हैं। एक चीज़ जो अपन डिस्कस करना भूल गए थे, दवाई में एक पॉजिटिव बात है कि दवाई का असर तुरंत आता है, 1 वीक to 2 वीक्स के अंदर आ जाता है, जबकि कंडीशनिंग का आता है 3 to 6 मंथ्स में। तो अगर जैसे बच्चे को बाहर जाना है, जैसे स्कूल टूर पे जाना है या अपने किसी चाचा के यहाँ या कहीं भी किसी ग्रुप, बच्चे कई बार आजकल नाइट आउट भी करते हैं, नाइट स्टे करते हैं, तो अगर हम 1 वीक 2 वीक पहले ये दवाई चालू कर देंगे तो ये प्रॉब्लम से हम 70% कंट्रोल कर सकते हैं। पर दवाई का ये है कि अगर इसमें रिलैप्स बहुत जल्दी होता है, जैसे ही दवाई रोकते तो कई बार कुछ केसेस में रिलैप्स भी हो जाता है। तो ये दवाई के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, इसका मैं आपको मैसेज देना चाहता था। बाकी बेड वेटिंग एक प्रॉब्लम है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करें, डिटेक्ट करके अपने डॉक्टर से बात करें। बहुत ही उपयोगी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने बेड वेटिंग के बारे में, और आशा करते हैं कि ये जानकारी हम सभी दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू।